5 हो गया हमारा और 6 स्टार्ट करेंगे। 6 में चैप्टर का नेम है फ्लूइड्स। चैप्टर का नेम है फ्लूइड्स। फ्लोइंग सब्सटेंसेस को फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लोइंग सब्सटेंसेस आर फ्लूइड्स। फ्लोइंग सब्सटेंसेस में या लिक्विड्स आते हैं या गैसेस आते हैं, सॉलिड नहीं आते। चैप्टर का नेम फ्लूइड्स है। फ्लोइंग सब्सटेंसेस को बोलते हैं, जिनको हम लिक्विड या गैसेस बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है फ्लूइड फ्रिक्शन, या सेकंड डेफिनेशन लिख लें विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आर विस्कस फोर्सेस, दोनों नेम एक ही हैं। विस्कोसिटी आर विस्कस फोर्सेस, इसका लफ्जी तर्जुमा होता है गाढ़ापन, विस्कस गाढ़ा। विस्कोसिटी की डेफिनेशन है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड के रास्ते में जो रेजिस्टेंस आती है, फ्लो ऑफ फ्लूइड के पाथ में जो रेजिस्टेंस आती है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। या फिर एक और डेफिनेशन भी है इंटरनल फ्रिक्शन आर लिखें। इंटरनल फ्रिक्शन, internal friction between layers of fluid. Internal friction between layers of पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन, that is called viscosity. लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। पहले भी मैंने कहा यहाँ सॉलिड की बात नहीं हुई, या लिक्विड की हुई है या गैस की हुई। काज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड क्या होता है? काज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड, लिक्विड में विस्कोसिटी की काज कोहेसिव फोर्सेस हैं। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल में विस्कोसिटी, तो सर क्या गैस के मॉलिक्यूल में विस्कोसिटी है? हालांकि वो बहुत दूर होते हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में गैप ज्यादा होता है, उसमें भी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस यानी काज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस, डिफिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज करना। गैसेस के अंदर विस्कोसिटी बनती तो नहीं है कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में स्पेस है, लेकिन अगर ये गैस मॉलिक्यूल एक दरवाजे से बाहर डिफ्यूज होना चाहिए तो वहां इकट्ठे हो जाएंगे। जहां से वो डिफ्यूज होंगे, जार है, बॉटल है, उसमें गैस है, उसमें एक बारीक सा होल कर दें। अगर वो उस होल से दूसरी बॉटल की तरफ जा रहे हैं, उस होल पे जिस जगह से वो मूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिफिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूज करना। तो जब वो डिफ्यूज कर रहे होते हैं, उस वक्त उस पोजीशन में जहां वो डिफ्यूज कर रहे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं काज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड। तो ऐसे फोर्सेस हैं। काज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस, डिफिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर याद रखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है ईटा की, कोएफिशिएंट ईटा, ईटा बढ़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट। अब आप याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर,
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करती है। और उसकी बेसिक रीजन यही है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में स्पेस बढ़ जाता है, दूर हो जाता है, वैसे फोर्सेस थोड़ी हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम होती है। और फिर ये भी है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या हो, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स में स्पेस बढ़ गई, वैसे फोर्सेस थोड़ी हो गई। लेकिन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा डिफ्यूज करते, ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करते। जितनी ज्यादा तेजी से गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे उतनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि विस्कोसिटी इन गैसेस तो है ही मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज करने से। तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी कम होती, और गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी बढ़ती। ये होगी दो डेफिनेशन, पहली फ्लूइड्स, दूसरी विस्कोसिटी और विस्कस फोर्सेस। अब थ्योरी का क्वेश्चन आता है, उसकी यूज स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट लिखो। व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? Define terminal velocity. Define terminal velocity. Prove, तीसरा हिस्सा है prove Vt directly proportional to r square. Fluid friction क्या है? पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा define terminal velocity। तीसरा हिस्सा प्रूव करें कि Vt यानी टर्मिनल वेलोसिटी r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, r रेडियस है। ये क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन, बारी बारी हर हिस्से को देखते हैं। पहला हिस्सा फ्लूइड फ्रिक्शन, हेडिंग देंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ब्रैकेट में लिखें इसका दूसरा नेम होता है ड्रैग फोर्स। फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नेम है ड्रैग फोर्स, fluid friction or drag force. Statement सुने, when object moving through fluid, when object moving through fluid, moving through fluid, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव कर रहा हो, मिसाल देता हूं, ऑब्जेक्ट यहाँ कार है, कार मूव कर रही है तेज हवा में, हवा फ्लूइड है। When object moving through fluid, जब गाड़ी तेज हवा में चल रही है, it experiences उस पर अप्लाई होती है, किस पर? ऑब्जेक्ट पे, an opposing force, कार ड्रैग फोर्स। उस गाड़ी पे तेज हवा एक फोर्स लगाएगी, अपोज करेगी। तो तेज हवा जो गाड़ी पे फोर्स लगा रही है, जो अपोज कर रही है, वो ड्रैग फोर्स, वो फ्लूइड फ्रिक्शन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर वो फ्लूइड एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, दैट इज कार ड्रैग फोर्स। जैसे मैंने बताया, कार तेज हवा में जा रही है, तो तेज हवा उस गाड़ी पर एक अपोजिंग फोर्स लगा रही है, दैट अपोजिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डी। ये डी नीचे है, डी फॉर ड्रैग है, डी मल्टीप्लाई नहीं होगा, डी फॉर ड्रैग है। पहला हिस्सा होगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। इसी के साथ लिखना है कि स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ साइंटिस्ट नेम है। इसी क्वेश्चन के अंदर हेडिंग देनी है स्टोक्स लॉ।
इसमें बताना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड, या ऐसे लिखना है स्फेरिकल ड्रॉपलेट, if a spherical droplet of radius r, spherical droplet of radius r falling through air with speed v, ड्रॉपलेट हवा में गिर रहा है, एयर में गिर रहा है, जैसे अक्सर धुंध के दिनों में होता है कि ड्रॉपलेट एयर में बाल करते हैं, तो ड्रॉपलेट स्फेरिकल है, रेडियस आर है, बाल कर रहा है एयर में, स्पीड उसकी v, तो drag force acting on droplet is, वो ड्रैग फोर्स जो एयर ने ड्रॉपलेट पे लगानी, स्टोक्स लॉ कहलाता है, वो किसके बराबर है, वो किसके इक्वल है, ये हमें देखना है कि वो ड्रैग फोर्स किसके इक्वल है। ड्रैग फोर्स अप्लाई करने वाला कौन है? ड्रैग फोर्स अप्लाई करने वाली एयर है, अप्लाई होनी किस पे? अप्लाई होनी है ड्रॉपलेट पे। फिर देखें, सबसे पहले पढ़ा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट तेज हवा में चलता है, गाड़ी तेज हवा में जा रही है, तो तेज हवा उस गाड़ी पे एक अपोजिंग फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स। स्टोक्स साइंटिस्ट ने उसने कहा एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस r है, बाल कर रहा है एयर में, स्पीड उसकी v है, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन ड्रॉपलेट, कौन लगा रहा है ड्रैग फोर्स? एयर किस पे लगा रही है? ड्रॉपलेट। Fd बराबर है 6 पाई ईटा Rv, ये फार्मूला उसने बताया। Fd ड्रैग फोर्स, 6 पाई कांस्टेंट वैल्यू, ईटा क्या है? ईटा भी बताया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ये वाला जो सिंबल है ईटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। r यहाँ पे क्या है? r रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है, v क्या है? स्पीड ऑफ ड्रॉपलेट है। तो स्टोक्स लॉ बोलते हैं इस फार्मूले को, स्टोक्स लॉ बोलते हैं, जिसके मुताबिक Fd इक्वल आ रही है 6 पाई ईटा Rv के। याद रखना, स्टोक्स लॉ सिर्फ स्फेरिकल ड्रॉपलेट पे अप्लाई होता है, ओनली एप्लीकेबल, साइड पे नोट कर लो, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल ड्रॉपलेट, only applicable for spherical droplet। अगर spherical droplet नहीं है तो स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। वापस आए क्वेश्चन की तरफ। पहला हिस्सा फ्लूइड फ्रिक्शन, दूसरा हिस्सा डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप डेफिनेशन लिखो, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो, तो हेडिंग देंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। इसी टॉपिक के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को कहते हैं स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, slow uniform velocity of an object when weight acting on object becomes equals to drag force, when weight acting on object becomes equal to drag force, that is called terminal velocity।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कब अचीव होती है? जब वेट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल टू ड्रैग फोर्स। अब मैं बारी बारी इस चीज को समझाता हूं। सबसे पहला केस ये है कि ये ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट पे सिर्फ वेट mg लग रहा है, ये फर्स्ट केस है। ड्रॉपलेट पे वेट सिर्फ mg लग रहा है, नो ड्रैग फोर्स, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, एयर है ही नहीं सपोज, तो नो ड्रैग फोर्स। आपको पता है जब सिर्फ वेट लग रहा है ड्रॉपलेट, ड्रैग फोर्स नहीं है, तो क्या सिचुएशन? उस वक्त हम कहेंगे ड्रॉपलेट फॉलिंग फ्रीली, ये अल्फाज बोलेंगे ड्रॉपलेट फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली फॉल कर रहा है। और उसकी एक बुनियादी वजह है कि उस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही। मिसाल के तौर पे कोई बंदा चौथी मंजिल से गिरे तो उसका सिर्फ वेट लग रहा है, तो वो फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल, आजाद है, उस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं। इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ेगी, ग्राउंड के नजदीक आते हुए बढ़ती जाएगी। तो आप लिखेंगे जब वो फ्रीली फॉल करता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली, मुसलसल कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती, बढ़ती जाती है। पहले सपोज 5 है, फिर 9 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20, मुसलसल बढ़ती जाती, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। और फिर याद रखें कि ऐसे केस में उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो फिर सुने, पहला केस है कि ड्रॉपलेट पे सिर्फ वेट लग रहा है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, तो मैं यही कहूंगा ड्रॉपलेट फॉलिंग फ्रीली, उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती जाएगी और उसका एक g के बराबर होगा। सेकंड केस में हम ये बता दें कि आप ड्रॉपलेट पे जहां वेट डाउनवर्ड लग रहा, अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हुई, ड्रैग फोर्स Fd 6 पाई ईटा आरवी स्टोक्स लॉ के मुताबिक ये एयर की अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हुई, ड्रैग फोर्स लगना शुरू हुई, एयर की अपोजिंग फोर्स लग रही है उस पे, एयर की अपोजिंग फोर्स लग रही है उस पे, वेट डाउनवर्ड है, एयर की अपोजिंग फोर्स है Fd बराबर है 6 पाई ईटा आरवी। लेकिन अभी ये ड्रैग फोर्स थोड़ी है वेट से, यानी वेट ज्यादा है ड्रैग फोर्स से, यूं कहें Fd कम है वेट से। पहले केस में तो Fd लग ही नहीं रही थी ना, दूसरे केस में Fd लग जरूर रही है मगर वो वेट से कम है। जब दो फोर्सेस बैलेंस ना हो रही, दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक वेट दूसरी ड्रैग फोर्स, अगर ये बैलेंस नहीं हो रही तो फिर रिजल्टेंट फोर्स आएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जो ज्यादा है वो प्लस में mg, जो कम है वो माइनस में Fd। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, दोनों का रिजल्ट है, मिसाल के तौर पे वेट 50 है और ड्रैग फोर्स 30 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आई? 50 माइनस 30, 20 के बराबर। रिजल्टेंट फोर्स आई वेट प्लस में, ड्रैग फोर्स माइनस में। रिजल्टेंट फोर्स होती है ma, वेट है mg, ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा rv। रिजल्टेंट फोर्स है ma, वेट है mg, ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा rv। ये सिचुएशन कब है? जब ड्रैग फोर्स लग रही है मगर वेट से कम है। आपको ये होना चाहिए कि उसका एक्सेलरेशन g से कम है। तो सर पहले क्या था एक्सेलरेशन? जब वो फ्रीली फॉल कर रही थी, जब ड्रॉपलेट फ्रीली फॉल कर रहा था उसका एक्सेलरेशन g के बराबर था। अब जब सामने से ड्रैग फोर्स लगी तो उसका एक्सेलरेशन यानी उसकी वेलोसिटी स्लो बढ़ रही है, बढ़ जरूर रही है मगर स्लो बढ़ रही है।
बात समझने की कोशिश करें। एक बंदे पे जब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही तो वो तो तेजी से नीचे आएगा, और जब किसी पे अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो जाती है तो आता नीचे ही है, मगर जरा उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, तू स्लो हो जाती है, क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स लगना शुरू हो गई। हवा ना चल रही है और पत्ते नीचे गिर रहे हैं तो बड़ा तेजी से नीचे आएंगे, और एक ऐसा पत्ता गिर रहा है जिसपे हवा लग रही है तो उसे 5-6 मिनट लगेंगे नीचे आने, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी जरूर मगर स्लो हो जाएगी, इसलिए उसका एक्सेलरेशन लेस देन जी। दो केस। और तीसरा केस, पहला केस फ्रीली फॉल कर रहा है, ड्रैग फोर्स नहीं लग रही, ए जी के बराबर है, वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है। दूसरा केस ड्रैग फोर्स लग रही है, वेलोसिटी पहले से स्लो हो गई है, एक्सेलरेशन जी से कम हो गया है, मगर ड्रैग फोर्स कम है वेट से, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स एम ए बराबर है एम जी माइनस ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। केस नंबर 3, थर्ड केस है। थर्ड केस में यह है कि जब वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो, पहला क्या था, पहला केस ड्रैग फोर्स है ही, दूसरा केस क्या था, ड्रैग फोर्स लग रही है मगर वेट से कम है, तीसरा केस क्या मैं बोल रहा हूं कि ड्रैग फोर्स बैलेंस हो रही है, किससे, वेट से। थर्ड केस में अगर वेट इक्वल हो जाए ड्रैग फोर्स, अगर वेट इक्वल हो जाए ड्रैग फोर्स, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, इंतहाई स्लो हो जाएगी, जैसे धुंध में ड्रॉपलेट ऐसे लगता है खड़े हैं, सस्पेंडेड है, दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी, रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं। तो जब वेट ड्रैग फोर्स की इक्वल होगा, वी वी टी बन जाएगी, आम वेलोसिटी v जो है वो वी टी बन जाएगी। व्हाट इज वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप जरा बात समझे, मैं एक मिसाल देता हूं, एक बंदा पैराशूट के बगैर गिरा, जहाज से उसने छलांग लगाई पैराशूट के बगैर, तो वो तेजी से नीचे आ रहा है, हम कहेंगे वो फ्रीली फॉल कर रहा है, और ऐसा शुरू में वो ऐसे ही करता है, ये नहीं होता जहाज में पैराशूट खुल जाता है, ऐसा नहीं होता, वो छलांग मारता है और थोड़ी देर हवा में रहता है, उस वक्त तक वो पैराशूट ओपन नहीं करता। तो वो क्या कर रहा है, पैराशूट ओपन नहीं कर रहा, फ्रीली फॉल, तेजी से जमीन की तरफ आएगा, उसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी, फ्रीली फॉल करेगा, यकदम उसने पैराशूट खोला, अब हवा की अपोजिंग फोर्स उस छतरी पे लगी, लेकिन अभी उसकी अपोजिंग फोर्स थोड़ी है, अपोजिंग फोर्स थोड़ी है और वेट उसका ज्यादा है, इसलिए वो आ तो रहा है नीचे, लेकिन पहले जैसी वेलोसिटी नहीं रही, पहले तो बड़ी स्पीड से आ रहा था, अब आ रहा है, स्पीड कम हो गई है, दो फोर्सेस लग रही हैं, बैलेंस नहीं हो रही, रिजल्टेंट फोर्स आ रही, थोड़ी देर के बाद वो दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए। जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, वो रोक नहीं किया, ये नहीं कि हवा में रुक गया, लेकिन इंतहाई स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यहां वेलोसिटी नहीं रही, कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी उस वक्त हमेशा एक जैसी रहती है जब लगने वाली दोनों फोर्सेस बैलेंस हो। तो जब वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हुआ, वी वी टी के बराबर हुआ, ए जीरो है, व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस वक्त तक रहता है जब वेलोसिटी चेंज हो, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो एक्सेलरेशन जीरो होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपने ये जो इक्वेशन लिखी है m ए बराबर है mg माइनस, तो a तो जीरो हो गया, यहां लिखिए जीरो बराबर है mg माइनस 6 पाई ईटा r v की बजाय vt। चेक करें ऊपर वाली इक्वेशन में क्या चेंज है, v को vt लिखा, a को जीरो लिख दिया। तो भाई इन तीनों केसेस का कंपैरिजन समझ लें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले केस में a क्या था, g के बराबर, दूसरे केस में क्या होगा, ये थोड़ा और है, किससे, जी से, तीसरे में क्या होगा, इतना कम हुआ कि जीरो, इतना कम हुआ कि जीरो। भाई बड़ी सीधी सी बात है, एक रस्सा कशी का मुकाबला शुरू हुआ, एक टीम ए थी एक टीम बी, उन्होंने कहा कि 9 बजे शुरू होगा, 9 बजे सीटी बज जाए। अब 3 लड़के ए के थे, 3 लड़के बी के थे, सीटी बजी, ए के तीनों आ गए, बी का कोई भी नहीं आया, उन्होंने रस्सा खींचना शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ा सा रास्ता खींच के ले गया, इसका मतलब है वो फ्रीली फॉल कर रहे हैं।
थोड़ा सा रास्ता खींच के ले गया, वो भागते हुए तीनों आए, उन्होंने रास्ता पकड़ा। अब अभी उन्होंने पकड़ा ही था, उनका जोर ज्यादा था। अब उन पहले वालों का जोर ज्यादा है, यानी वेट ज्यादा है किससे, ड्रैग फोर्स। अब वो खिंचाव तो हो चुका है, अब उन्होंने जोर लगाना शुरू किया, दोनों का जोर बराबर हो गया। आपको पता है जब दोनों का जोर बराबर हो तो रास्ता वहीं रुक जाए। तो ऐसा इधर नहीं होता, ऐसा फिर इधर नहीं होता, तो क्या होता है, ऐसा इधर इधर ये होता है कि रुकता तो नहीं है लेकिन इनका हाई स्लो हो जाता है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट में लिखा था स्लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 3 क्या है, दोनों बराबर हो गए, कौन कौन, रेट ऑफ v vt के बराबर हो गई। व्हाट इज vt, टर्मिनल वेलोसिटी। a क्या हो गया 0, मैंने a की जगह 0 लिखा, v की जगह vt लिखा। इक्वेशन बन गई mg बराबर है 6 पाई का r vt, यानी वेट ड्रैग फोर्स के बराबर आ रहा है। vt निकाला है mg ओवर 6 पाई का। मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, रो, ये सिंबल रो है डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ड्रॉपलेट की शेप स्फेरिकल है, 4/3 पाई r3। उस मास की जगह देखते हैं यहां, तो vt क्या है 2 रो g r स्क्वायर ओवर 9 मीटर। रो भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, 9 भी कांस्टेंट, ईटा भी कांस्टेंट। दायरा हमारा vt प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये तीसरा हिस्सा था, 2vt प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। चैप्टर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख रहे हैं तब अच्छी तरह समझ आएगी आपको।